हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप बच्चों? आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल के बायोलॉजी वाले पोर्शन की हम बात करेंगे। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आप अलग बात करते हैं, लेकिन हम बायोलॉजी वाले पोर्शन की बात करेंगे और इसमें कई केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स की भी हम बात करेंगे। अगर बायोमॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो sum total of all chemicals present in our body are called biomolecule and molecule present in living organism। मतलब सीधी सीधी एक डेफिनेशन बोली जाए बायोमॉलिक्यूल की, वो क्या होगी कि molecules present in living organism, living organism में जो भी molecules present होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। एक बात याद रखें कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारा बेसिक फिजिकल बेसिस है। प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, और ये जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जो एक क्रिस्टेलोकॉलॉइड टाइप का सॉल्यूशन है, उस प्रोटोप्लाज्म में बायोमॉलिक्यूल्स ही हैं। तो हम एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं बच्चों आज, बायोमॉलिक्यूल, जिसमें हम प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल में हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। एंड व्हाट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस है। एंड प्रोटोप्लाज्म कैसा सॉल्यूशन है? प्रोटोप्लाज्म इज ए क्रिस्टेलो कॉलॉइडल सॉल्यूशन। प्रोटोप्लाज्म एक क्रिस्टेलो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्रिस्टेलॉइड पार्ट भी है और कॉलॉइडल पार्ट भी है। ऐसे क्रिस्टेलो कॉलॉइडल सॉल्यूशन को बोला जाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। अब बात आती है कि भाई बायोमॉलिक्यूल्स तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल और एक होते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इन बायोमॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलते हैं वो हैं कुछ बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, कुछ हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। तो इन्हें सेपरेट कैसे किया जाता है? इन्हें सेपरेट करने के लिए जिस एनालिसिस को हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है एसिड एनालिसिस। तो चलिए दो तरह के एनालिसिस की बात करते हैं, एक होता है एसिड एनालिसिस और एक हम बात करेंगे एश एनालिसिस की। तो चलिए सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स की एक 3D स्ट्रक्चर दिख रही है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चों, हम बायो वाले पोर्शन को लेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल के एसिड एनालिसिस की बात करते हैं। एंड एसिड एनालिसिस हेल्प्स इन दी हम बोल सकते हैं या सेपरेशन ऑफ किसको? लिविंग अगर हम बोले बायो माइक्रोमॉलिक्यूल फ्रॉम बायो मैक्रोमॉलिक्यूल से सेपरेट करने में यूज करते हैं। बायोमॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। अगर हमने एक लिविंग टिश्यू को, अगर हमने कोई भी एक लिविंग टिश्यू लिया और उस लिविंग टिश्यू में कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल हैं, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो चाहे वो एनिमल टिश्यू हो, उसमें बायोमॉलिक्यूल को पता करना है तो हम उस लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल देंगे। एक एसिड में डाल देंगे जिसका नाम होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डालने के बाद कुछ तो हमें मिलेगा जो एसिड सॉल्युबल होगा और कुछ होंगे जो एसिड इनसॉल्युबल होंगे। मतलब अगर हम किसी बायोमॉलिक्यूल को कहां पर डाल देते हैं, अगर बायोमॉलिक्यूल को हम डाल देते हैं किसके अंदर? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, तो बायोमॉलिक्यूल में या लिविंग टिश्यू के अंदर कुछ बायोमॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेंगे या एसिड में सॉल्युबल हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो एसिड में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो याद रखें एसिड सॉल्युबल पूल में जो होंगे वो होते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल। उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 डाल्टन से कम। 1 डाल्टन, यू नो दैट 1 डाल्टन इज इक्वल्स टू 1 AMU, 1 AMU के बराबर होता है। एंड 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये बहुत सिंपल बात बताइए बच्चों मैंने आपको, आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऐसा। 1 डाल्टन इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड 1 एटॉमिक मास का मॉलिक्यूलर वेट होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो याद रखें कि जो भी माइक्रोमॉलिक्यूल होगा वो एसिड में डालने पर सॉल्युबल हो जाएगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 टू 1000 डाल्टन से कम होगा। जबकि ऐसे मॉलिक्यूल लिविंग टिश्यू में मिलने वाले ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिड में इनसॉल्युबल हो और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा हो वो होंगे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। क्या होंगे? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल होंगे। और सीधा सीधा बायो माइक्रो और मैक्रोमॉलिक्यूल के एग्जांपल की बात करें तो एमिनो एसिड माइक्रो है, नाइट्रोजन बेसिस माइक्रो है, मोनोसैकेराइड माइक्रो है, लिपिड्स माइक्रो है, प्रोटीन मैक्रो है, न्यूक्लिक एसिड मैक्रो है, पॉलीसैकेराइड भी क्या है? मैक्रो है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि हमने बायोमोलिक्यूल जो माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए एसिड एनालिसिस को यूज़ किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाला तो हमें एक एसिड सॉल्युबल पूल के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल पूल मिला या फ्रैक्शन मिला, या एक एसिड इनसॉल्युबल पूल या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिलता है जिसके अंदर हमें ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो मिलेंगे और उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा, जबकि बायोमैक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होगा और वो मिलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल में। आगे बात करते हैं बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और कुछ क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, बात करना शुरू करते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने बताया प्रोटोप्लाज्म क्रिस्टेलो कॉलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें कुछ सेमी सॉलिड पार्ट है लिक्विड के साथ साथ, और क्रिस्टेलो मतलब ये वाला पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है। तो प्रोटोप्लाज्म में मिक्सचर है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, एंड मॉलिक्यूल फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। तो यही तो बताया, बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म एंड दिस प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये हमारा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ये बना हुआ किससे है? प्रोटोप्लाज्म बना हुआ किससे? बायो मॉलिक्यूल से। उसमें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल भी है और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। और लेकिन बायो माइक्रो मैक्रो के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमारे क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं एक कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर में कंपैरिजन करते हैं और आगे की भी बात करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सेल इज कॉल्ड द सेलुलर पूल। ठीक है, याद रखें कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एक सेल के अंदर बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स का जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर पूल। और अगर हम हमारे सेलुलर पूल की बात करें कि हमारा सेलुलर पूल कैसा है, तो बात करते हैं हमारे सेलुलर पूल की। सेलुलर पूल क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज in a cell is called cellular pool and cellular pool consists of various type of molecule। जैसे cellular pool में वाटर है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो देखते हैं हमारा सेलुलर पूल क्या है। हमारे सेलुलर पूल में वाटर है 70 to 90%, प्रोटीन्स हैं 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट होगा 3%, लिपिड होंगे 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% होगा बच्चों, और आयंस केवल 1% होंगे। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और वाटर होगा, और वाटर सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो बायोमॉलिक्यूल हमारी बॉडी में है वो क्या है? वाटर। 70 to 90% वाटर है, प्रोटीन 10 to 15 है, कार्बोहाइड्रेट केवल 3, लिपिड ओनली 2% है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% है, आयंस तो केवल कितने होंगे? 1% होंगे। ये सब मिलके हमारा सेलुलर पूल बना रहे हैं। अब एक बात और, अगर एक लिविंग टिश्यू को लिया जाए और एक अर्थ क्रस्ट का सैंपल लिया जाए, एक लिविंग टिश्यू का सैंपल लें और अर्थ क्रस्ट का सैंपल लें सेम वेट का, तो हमें दोनों के अंदर जो एलिमेंट मिलते हैं वो लगभग सेम मिलते हैं। मतलब एक लिविंग टिश्यू के सैंपल में वो सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो एक लिविंग टिश्यू अर्थ क्रस्ट के सैंपल में भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों के अंदर सिमिलरिटी होती है। बट याद रखना एक बात अच्छे से कि कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन लिविंग टिश्यू में, किसी भी लिविंग टिश्यू में, चाहे वो प्लांट टिश्यू है या एनिमल टिश्यू हो, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में लिविंग टिश्यू के अंदर मिलने वाला जो होता है कार्बन हाइड्रोजन, उसकी परसेंटेज हमेशा क्या होगी? ज़्यादा। कार्बन हाइड्रोजन इन लिविंग टिश्यू इज मोर देन कार्बन हाइड्रोजन इन अर्थ क्रस्ट। ये साइन मोर देन वाला आप जानते हैं, वैसे साइन बनाया गया है। तो हमेशा कार्बन हाइड्रोजन लिविंग टिश्यू इज मोर देन कार्बन हाइड्रोजन इन अर्थ क्रस्ट। तो कार्बन हाइड्रोजन हमेशा ज़्यादा होगा। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन लिविंग टिश्यू। रिलेटिव अबंडेंस एनसीईआरटी में वर्ड है, इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द मीन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस। कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा हर तरह के लिविंग टिश्यू में अर्थ क्रस्ट से क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। तो अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनकी परसेंटेज कितनी होती है, इसको देखते हैं। हाइड्रोजन 0.14% होता है अर्थ क्रस्ट में, जबकि ह्यूमन बॉडी में 0.5% होता है। देखिए ज़्यादा है। कार्बन 0.03% है केवल अर्थ क्रस्ट में, लेकिन ह्यूमन बॉडी में 18.5% कार्बन होगा। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट में भी बहुत है ऑक्सीजन, 46.6% है, लेकिन आपकी बॉडी में तो सबसे ज़्यादा है एलिमेंट में ऑक्सीजन 65%।
नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल, मैं अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन वेरी लिटिल है, जबकि ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन है 3.3%। ठीक है, जबकि सल्फर की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में सल्फर है 0.03%, आपकी बॉडी में सल्फर है 0.3%। सोडियम अर्थ क्रस्ट में 2.8%, आपकी बॉडी में 0.2%। कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में 3.6% और ह्यूमन बॉडी में 1.5%। मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में होगा 2.1%, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम केवल 0.1% होगा, जो कुछ हम बोल सकते हैं कि एंजाइम में मेटल आयन के फॉर्म में कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। सिलिकॉन SI, आपकी बॉडी में सिलिकॉन बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में तो सिलिका बहुत है बच्चों, SiO2 के फॉर्म में 27.7%। ठीक है, तो ये बताया गया कि अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंटेज है ये एलिमेंट और आपकी बॉडी में कितने हैं। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को देखें तो वो तो हर तरह के लिविंग टिश्यू में, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या कोई और लिविंग टिश्यू हो, उसमें अर्थ क्रस्ट से हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन इज मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन अर्थ क्रस्ट। क्लियर होती है बात ये सभी को। और ये जो बताई गई है पूरी टेबल, ये हमने सोर्स जिसका लिया है वो है CNR राव साहब, जो हैदराबाद के हैं, और CNR राव साहब हैदराबाद कॉलेज से इन्होंने वहाँ पर रिसर्च करते हुए हमें ये टेबल प्रोवाइड की है, जिसको हमने यहाँ पर यूटिलाइज़ किया है। ये NCERT में भी ऐसा गिवन है बच्चों, इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले तो हमने बात की बायोमोलिक्यूल क्या है, और बायोमोलिक्यूल को एसिड एनालिसिस करके हमें माइक्रोमोलिक्यूल को मैक्रोमोलिक्यूल को अलग किया। प्रोटोप्लाज्म क्या है ये पता किया, सेल के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल या सेलुलर पूल में कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, उनका कितना परसेंटेज होता है ये देखी, और फिर उसके बाद लिविंग टिश्यू में मिलने वाले डिफरेंट एलिमेंट को अर्थ क्रस्ट से कंपेयर किया। तो कई चीज़ों में सिमिलरिटीज मिली, कई में डिफरेंसेस मिले। रिलेटिव अबंडेंस की भी हमने बात की। उसके बाद हम बात करते हैं ऐश एनालिसिस। ऐश एनालिसिस की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करने के लिए ऐश एनालिसिस करते हैं। जैसे सिंपल सी बात मैं अगर करता हूं कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में बायो माइक्रोमोलिक्यूल को मैक्रोमोलिक्यूल से अलग करने के लिए हमने यूज़ क्या किया था, एसिड एनालिसिस, इसमें ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड को यूज़ किया था। ऐश एनालिसिस में ऐश बना दी जाएगी, तो देखते हैं ऐश कैसे बनाई जाएगी, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। However, living organism also have inorganic element and compound। याद रखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक तो है ही, एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये सब है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, लेकिन वहाँ पे इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी तो हैं, कंपाउंड्स भी तो हैं। तो व्हेन द टिश्यू इज फुली बर्न, ऑल कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसेस फॉर्म CO2 एंड वाटर वेपर एंड आर रिमूव्ड। मैं आपको और बात अच्छे से समझाता हूँ इस बात को। अगर हम बात करें कि एक लिविंग टिश्यू लिया जाए, मैं आपको फिर बता दूं कि लिविंग टिश्यू प्लांट भी हो सकता है और एनिमल टिश्यू भी हो सकता है। इसका सबसे पहले वेट कर लिया जाए, वेट एंड ड्राइड कर लिया जाए, सुखा लिया जाए। इसे ड्राई कर लें, वेट कर लें इसका पहले तो, और वेट करने के बाद इसे ड्राई कर लें तो हमें ड्राइड टिश्यू मिल जाएगा। और जो ड्राइड टिश्यू मिला है, जो सूखा हुआ टिश्यू मिला है, उससे ड्राइड टिश्यू की अगर हम बात करें तो उससे ड्राइड टिश्यू में, सूखे हुए टिश्यू में, उस टिश्यू का सैंपल जो सूखा हुआ है उसको हम फुली बर्न कर दें। अगर उसे हम पूरी तरह से बर्न कर दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, पूरी तरह से बर्न करने के बाद हमें उसको जो मिलेगी उसको बोला जाएगा ऐश। और इस ऐश का एनालिसिस करने पे हमें इसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि फुली बर्न करने पर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और साथ में कार्बन भी निकल जाएगा CO2 की फॉर्म में। तो पूरी बात वहाँ पर पढ़ते हैं। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। व्हेन द टिश्यू इज फुली बर्न, all carbon compound are oxidized to gases from CO2 and water vapor and are removed, and remaining, what is remaining, called ash, and this ash contain inorganic element calcium and magnesium। इसके अंदर inorganic element है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे inorganic compound है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, एंड दे आर ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। ये सल्फेट, फॉस्फेट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं, ये भी अगर हम बोले कि सर इनको एसिड में डाला जाए तो ये कैसे दिखेंगे, तो ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे। Therefore, element analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analyzing of compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constant giving in living tissue। मतलब पूरी बात क्या है कि ये एलिमेंट्स का एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन इस फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में है। वाइल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड
इन कंपाउंड, इन एलिमेंट को कंपेयर करते हैं तो ये कंपाउंड एलिमेंट मिलते हैं, और कंपाउंड को कंपेयर करते हैं तो आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। तो एक तो हमें पता चल जाता है कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन से एलिमेंट है और कौन कौन से कंपाउंड है, ये एश एनालिसिस से पता चलता है। From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketone, aromatic compound, but from a biological point of view, we shall classify them into amino acid, nucleotide bases, fatty acid. तो भाई एक तरह तो ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में एल्डिहाइड है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोनोसैकेराइड इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड हमें एमिनो एसिड में देखने को मिलेंगे, तो हमारी बॉडी में एरोमेटिक कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये तो हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है सारी बात करने के बाद। और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है कि बॉडी में एमिनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, फैटी एसिड्स हैं, इन सब का पता चलता है। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं बच्चों। मेटाबोलाइट सिंपल वे में मैं पहले आपको मेटाबोलाइट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ऐसे मेटाबोलाइट्स जिनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है वो होते हैं प्राइमरी, और जिनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन नहीं होता वो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मतलब जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना हम हो ही नहीं सकते, जिनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, वो है प्राइमरी मेटाबोलाइट। और ऐसे मेटाबोलाइट जिनका कोई आइडेंटिफिएबल फंक्शन नहीं है, जिनके बिना हम जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन जो हमारे वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमारे वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो चलिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में डिफरेंसेस देखते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताए जाएंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट, These are biomolecule required for basic metabolic process। मैंने बताया ना बहुत जरूरी है, तो जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए चाहिए वो क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एंड दीज आर डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट विच आर नॉट इन्वॉल्व इन, ठीक है, इन बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होते या बॉडी फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन जेनरस क्वांटिटी एंड कैन ईजिली बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट। इनको ईजिली प्लांट से निकाल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बनते हैं। एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत कम बनते हैं। एंड देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द प्लांट इज डिफिकल्ट, उसे प्लांट से निकालना थोड़ा क्या है? मुश्किल है। जबकि प्राइमरी मेटाबोलाइट को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताता हूँ प्राइमरी मेटाबोलाइट के, ठीक है। और दीज आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में हमें देखने को मिलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट, पर्टिकुलरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर फाउंड इन वन प्लांट स्पीशीज और फैमिलीज एंड नॉट ऑल। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट किसी पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज में ही मिलता हो, लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट हर तरह के प्लांट में मिलेंगे, पूरे प्लांट किंगडम में मिलेंगे। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आ जाएगी बात। एंड दीज आर पार्ट ऑफ द बेसिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। मैंने बताया ना, जिनके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, दे आर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस से रिलेटेड होंगे, दे आर रिलेटेड विद बेसिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट दे आर नॉट पार्ट ऑफ बेसिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। और बात करें, दे आर हाईली यूजफुल टू प्लांट, जो प्लांट के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट दे हैव लिमिटेड रोल इन प्लांट, प्लांट के लिए लिमिटेड रोल होगा। दे आर फाउंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्लांट लाइफ, प्लांट के स्टार्ट जो होता है प्लांट की लाइफ जब स्टार्ट होती है तब से ही प्रेजेंट होते हैं, एंड तक होते हैं। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट की एज के किसी पर्टिकुलर एज स्टेज पर आकर बनते हैं। तो ऐसे मेटाबोलाइट जिनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, जिनका कैसा फंक्शन है? आइडेंटिफिएबल फंक्शन है, जिसका मतलब अगर मैं बोलूं कि जिनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो है प्राइमरी। और जिनका क्या है? आइडेंटिफिएबल फंक्शन है या नहीं है? जिनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन है वो है प्राइमरी, और जिनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन नहीं है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और फिर ये है क्यों चाहिए? रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, हमारे वेलफेयर के लिए जो चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए चाहिए, लेकिन इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट में इतनी बातें हमने लिखी है, तो एग्जाम्पल लिखते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट के। प्राइमरी मेटाबोलाइट का पहला एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटीन। क्या प्रोटीन के बिना आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं। लिपिड बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कार्बोहाइड्रेट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो मेन बायोमोलिक्यूल है, इसका मतलब ये सारे बायोमोलिक्यूल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं।
तो अब मैं इन चारों के अकॉर्डिंग इस बात को पढ़ूं तो अब देखिए कैसा होगा। दीज आर बायोमोलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब आपको सारी बातें सही लगेंगी। देखिए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड है प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो ये सारे बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, दीज आर प्रोड्यूस इन जनरस क्वांटिटी एंड इजीली बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट। इजीली निकाल सकते हैं, बहुत सारे बनते हैं। दे आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में बनते हैं। दे आर पार्ट ऑफ बेसिक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एक सेल की स्ट्रक्चर इनके बिना पॉसिबल नहीं है। दे आर हाईली यूजफुल टू प्लांट एंड दे आर फाउंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्लांट लाइफ। ठीक है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल्स की एनसीईआरटी से ही हमने एक लिस्ट ली है। देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। some secondary metabolites have ecological importance too। ये बात लिखिए पहले, इसको मैं बाद पे आता हूँ इस बात पे, पहले कुछ और मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। अगर हम मेटाबोलाइट्स की बात करें तो कुछ पिगमेंट्स हैं जैसे कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। पिगमेंट जैसे प्लांट से हमें पिगमेंट मिलते हैं, कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए का प्रीकर्सर है वो मिलेगा हमें से। एंथोसाइनिन देखिए 8 फूड सोर्सेज ऑफ एंथोसाइनिन, चेरीज से, रेड कैबेज से, बेरीज से, कॉनकॉर्ड ग्रैब या नॉर्टन ग्रैब, अलग अलग तरह के आते हैं। इस तरह के ग्रैब थोड़े से आपने देखे होंगे मार्केट में, कॉनकॉर्ड और नॉर्टन ग्रैब जो आते हैं। रेड अनियन से, ठीक है, इसके अलावा पल्सेस, ठीक है, रेड टेंसेस, रेड बीन्स, इनसे पर्पल ब्रोकली जो आती है, गुलाबी रंग की ब्रोकली जो आती है, ठीक है, और बैंगनी रंग की आती है, कॉलीफ्लावर आती है, एग प्लांट, इन सब के अंदर एंथोसाइनिन होता है। बैगन के अंदर भी क्या होगा, एंथोसाइनिन प्रेजेंट होता है। और एंथोसाइनिन जो हल्का सा साइनिन या मतलब ब्लूइश कलर का होता है, ये भी आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, वेलफेयर में काम करता है। एल्कलॉइड के बारे में याद रखें, एल्कलॉइड हमेशा बिटर होते हैं। एल्कलॉइड हमेशा टेस्ट में कैसे होंगे, बिटर होते हैं। और बिटर एल्कलॉइड के 2 एग्जाम्पल तो आप सभी ने सुने हैं बच्चों, मॉर्फिन एंड कोडीन। 2 नाम सुने आप सभी ने। मॉर्फिन जो है वो एक एनाल्जेसिक जैसे की तरह वर्क करता है। ओपियम का एक एल्कलॉइड है, पेपेवर समनीफरम ओपियम से हमें मिलता है, ठीक है। और कोडीन की अगर हम बात करें तो कफ सिरप में प्रेजेंट होता है। इन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ड्रग्स वाला चैप्टर आप देख सकते हैं। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन आते हैं। याद रखें टर्पीन्स को हम और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि टर्पीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सीधा अगर हम बात करें मेंथॉल के अंदर, जो भी मेंथॉल, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो विक्स हो, इन सब के अंदर मेंथॉल के अंदर टर्पीन्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कैम्फर के अंदर, कपूर जो आता है पूजा में हम यूज़ करते हैं, कैम्फर, कपूर एंड मेंथॉल, इनके अंदर टर्पीन्स होते हैं, C5H8N यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये टर्पिनॉइड्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, तो क्या ये मेंथॉल, खुद समझिए, मेंथॉल, कैम्फर ये ना हो तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं, लेकिन है तो हमारा वेलफेयर में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंथॉल, कैम्फर, इनका बोल सकते हैं कि वेलफेयर में रोल है। एसेंशियल ऑयल, जिसमें नाम लिखा हुआ है लेमन ग्रास ऑयल। अब लेमन ग्रास ऑयल हमारे सर्वाइव करने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लिए वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कैसे ज़रूरी है उसके लिए देखिए, लेमन ग्रास ऑयल के यूजेस मैंने अलग से लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो ये नेचुरल डिओड्राइज़र है, ठीक है। दूसरा, स्किन को हेल्दी रखता है, हेयर्स को हेल्दी रखता है, नेचुरल बग रिपेलेंट है, स्ट्रेस रिड्यूसर है, मसल रिलैक्सर है, डिटॉक्सीफाइंग है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में रिलीफ देता है, स्मूथ एक या स्टमक एक को, पेट दर्द को दूर करता है, हेडेक को दूर करता है, बैक्टीरिया को मारता है, फीवर को कम करता है, सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, ट्रीट करता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को, रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशंस को, एंटीऑक्सीडेंट है, लोअर करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, फाइट करता है फ्लू और कोल्ड से। इसका मतलब ये सारे इसके फंक्शन ऐसे हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बिना भी हम ज़िंदा तो रह ही रहे हैं बच्चों। आज आप खुद को पता है, जितने आप बच्चे पढ़ रहे हैं कि आप कितने बच्चे जो ऐसे हैं जो लेमन ग्रास ऑयल यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो भी आपका काम चल रहा है ना। लेकिन अगर इनको यूज़ करें तो आपका अच्छा वेलफेयर हो सकता है। तो याद रखें, लेमन एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, वीट ग्रास ऑयल, ये सब आते हैं। कुछ टॉक्सिन्स है जैसे एब्रेनरेसिन, ये मेडिसिनल यूज़ है। लैक्टेंस कॉन्कानावेलिन ए, इसका भी मेडिसिनल यूज़ होता है, ठीक है। ड्रग्स जैसे विनब्लास्टेन, कुर्कुमिन। व्हाट इज कुर्कुमिन? कुर्कुमिन इज ए टर्मरिक, हल्दी। एंड विनब्लास्टेन, विनक्रिस्टिन जो विंका रोजिया से हमें मिलती है, कैथरेंथस रोजियस से, कैंसर में पढ़ा था बच्चों हमने। और विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो मेडिसिन होती हैं, ये बिल्कुल कीमोथेरेपिक ड्रग्स हैं जो कीमोथेरेपी में दी जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लाइक रबर, गम्स एंड सेलुलोज,
ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो ये सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल हमने देखे, उनकी कैटेगरी और उनके डिफरेंट एग्जांपल्स की हमने बात की। अब ऊपर वाली लाइन पे वापस आते हैं कि सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस टू। मतलब कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे हैं जिनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि साइनोबैक्टीरियल टॉक्सिन, जो साइनोबैक्टीरियल टॉक्सिन होता है, साइनोबैक्टीरिया का जो टॉक्सिन होता है, यूज्ड एज हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। याद रखें, इन्हें हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया के टॉक्सिन को हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया का टॉक्सिन टॉक्सिक है, लेकिन हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं है। हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, साइनोबैक्टीरिया का टॉक्सिन अगर इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है तो हम उसे एज ए इंसेक्टिसाइड यूज कर लें, हर्बिसाइड यूज कर लें, तो हमारी तो क्रॉप अच्छी हो गई, हमारा तो वेलफेयर हो गया। तो इसका मतलब सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑल्सो हैव इकोलॉजिक इंपॉर्टेंस। और उसका एग्जाम्पल ये नीचे वाला ये रहा, वो एग्जाम्पल जो हम ऊपर से ले रहे थे। याद रखेंगे इस बात को। तो याद रखें, साइनोबैक्टीरियल टॉक्सिन यूज्ड एज ए हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस डन बाय सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बात की है, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया बच्चों पूरी एनर्जी के साथ, बायोमॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इसके क्वेश्चन आने के चांस पूरे होते हैं। बायोलॉजी में 1 क्वेश्चन आने के चांस हैं, तो केमिस्ट्री में भी 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। और याद रखें, इसका मतलब इस पेपर में से 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, जब 180 क्वेश्चन, मतलब केमिस्ट्री का पोर्शन भी कवर करता है ये, जिसमें बायोमॉलिक्यूल को हमने शुरुआत कर ली है, जिसमें काफ़ी बायोलॉजी वाले पोर्शन की बात करेंगे और कुछ केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत कवर करेंगे। और सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल के माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए हमने एसिड एनालिसिस किया। उसके बाद हमने सेलुलर पूल क्या है इसकी बात की, और अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले और ह्यूमन बॉडी में मिलने वाले एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया, प्रोटोप्लाज्म की बात की, और एश एनालिसिस की बात करने के बाद हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात की, और फाइनली हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात की। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बताने के बाद उनके एग्जाम्पल बताए गए, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट बताने के साथ उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के भी एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए। तो आज के लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल के इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं पहले बायोमॉलिक्यूल की, जिसका नाम होगा कार्बोहाइड्रेट। तब तक आप एटीप के वीडियोस को देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।